दोस्तों नमस्कार। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। कुछ इसी तरह से जब दो नेता आमने सामने भिड़ जाते हैं, दो नेता जो ये कहना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो उस स्थिति में क्या होता है और जनता को किसकी सुननी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर दरअसल क्या है मामला कि दो ऐसे आँखों के ऐसे चिराग हैं मोदी जी के दोनों इस वक्त, और उनमें से किसको ज़्यादा शक्ति मिलेगी इस पर अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व कुछ इस तरह से बढ़ चुका है कि अब कौन सी आँख को ज़्यादा शक्ति मिलेगी पता नहीं, चेहरे पर कौन ज़्यादा दिखने वाला है ये पता नहीं। तो ऐसे में अपने काम जो हैं वो पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी की चाहत है, दूसरी तरफ मोदी जी पर जनता की चाहत का दबाव है। तो इस तरह से दोनों नेता कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो आगे नंबर पाएंगे। आपको पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, और उसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब जमकर होर्डिंग लगाए हुए हैं। दुनिया भर के वीडियोस चल रहे हैं, दुनिया भर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सारे टीवी चैनल कवरेज कर रहे हैं और वाहवाही हो रही है। 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो नंबर 1 अयोध्या में राम का नाम, दूसरा मोदी जी का नाम और तीसरा योगी जी का नाम। अब यहाँ पर किसी तरह से योगी जी इस खूबसूरत गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फुल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ से उनके हिंदुत्व की तस्वीर को वो मजबूत करना चाहते हैं, और ये सब वो जब कर रहे हैं तो ऐसे में कोई है जो इनके इस बढ़ते कद से तकलीफ़ में आ रहा है। लखनऊ की ये रोशनी दिल्ली में आँखों को नहीं भा रही है, ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल योगी जी तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम के लिए आगे अब उनके नाम की चर्चा होनी चाहिए और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उनके सामने कोई और नहीं रहे। इसके लिए भी अंदर खाने बहुत चर्चाएं हुई, जैसे कि राजस्थान में बाबा बालक नाथ का नाम सामने किया गया। योगी के हिंदुत्व की काट को सामने रखने के लिए कोशिशें भी हुई, लेकिन उसके बाद उनका नाम पीछे हो गया और सामने भजन लाल शर्मा आ गए। ठीक है जी, लेकिन ये नाम के अंदर की जद्दोजहद कैसे आगे आ रही थी, कैसे उनका नाम आगे आ रहा था, कैसे पीछे किया गया, अंदर की बहुत सारी कहानियाँ इसके अंदर हैं। दरअसल अमित शाह दिल्ली में पीएम के बाद उनके राइट खड़े हों या लेफ़्ट खड़े हों, लेकिन खड़े वही होते हैं, तो इसीलिए वो खुद को ही मानते हैं कि उनके बाद वही खड़े होंगे। वो लखनऊ में नहीं बैठे हैं, हिंदुत्व का चोला नहीं पहने हैं, लेकिन और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वो अपना दावा मजबूती से रख रहे हैं। जैसे कि अगर 370 की बात की जाए तो उसको लेकर के कि भाई किस तरह से उन्होंने इस पूरे विवाद को हैंडल किया। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ, क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। इस तरह के कई विवाद और कई नाम हैं जो कि अमित शाह ये समझते हैं कि उनकी वजह से सुलझ रहे हैं। जैसे कि देश में कई राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो उसकी चाणक्य नीति, उसके बारे में चर्चाएं, वो सारी चीज़ों का क्रेडिट लेना, वो उनकी खाते में जाना है, ये तय है, ऐसा मानकर चलिए। लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ ये सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां उन्हें अपनी बड़ी लकीर खींचनी है, इस बड़ी लकीर के लिए वो सबसे पहले हिंदुत्व का सहारा लेते हैं। तो राम के नाम का सहारा फुल ऑन योगी जी ले रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी बड़े परेशान हैं और उन्होंने भी अब ये ठान लिया है कि भाई मैंने पीछे नहीं रहना है। अगर योगी आदित्यनाथ क्रेडिट ले गए तो
अगर लोगों के जहन में वो बस गए तो, लेकिन मैं पीछे ना रहूं उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। आपने खबर देखी है कि किस तरह से अयोध्या के तुरंत बाद सीए लागू होने जा रहा है। ये बात जल्दबाजी में बिल्कुल फटाफट से अब अमित शाह जी इस पर लग गए हैं। बहुत मेहनती हैं काम में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, होमवर्क बहुत करते हैं, रिसर्च निकलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने ये रिसर्च निकलवा ली है भाई कि किस तरह से इस वक्त योगी आदित्यनाथ की काट वो निकालेंगे। उन्होंने रिसर्च निकाल ली है कि कैसे वो योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के आगे अपनी जीत दर्ज कराएंगे। इसलिए अयोध्या जैसे ही खत्म होगा, अयोध्या का खुमार लोगों के जहन में ज़्यादा ना चला जाए, उसके आधार पर लोग योगी जी को एक बड़ा क्रेडिट ना दे दें, तो इसके लिए अमित शाह जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एक मया के अंदर दो तलवारें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हैं, एक योगी जी और एक अमित शाह जी, दोनों मिलकर लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के पास अयोध्या है और अमित शाह के पास सीए है, और इस तरह से अब ये इसकी तैयारी कर रहे हैं कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ को ये क्रेडिट मिलता है तो मैं पीछे ना रह जाऊं, और प्रधानमंत्री की टक्कर में आने के लिए दोनों एक सुध लगे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ सीए और अयोध्या पर ये पूरी बात होगी, या फिर अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है? इस वक्त आमने सामने की लड़ाई चल रही है खुलकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। चर्चाएं तो ये भी हैं कि अमित शाह उस मामले को हाथ ही नहीं लगाते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ होते हैं। योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाकर रखते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कुछ कहेंगे भी तो योगी आदित्यनाथ उनकी बात नहीं मानेंगे। ये चर्चाएं बहुत ज़ोरों पर हैं। तो खुल करके ये दोनों के बीच का द्वंद्व सामने आ चुका है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इन दोनों में से किसका चेहरा सामने होगा। इसके लिए वो अपनी बिसात खुद ही बिछा रहे हैं, अपनी पटकथा खुद ही लिख रहे हैं। अभी कोई नहीं कहने वाला कि कौन होगा, लेकिन ये अपने आप को खुद दावा मजबूत किए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह इस वक्त योगी आदित्यनाथ की काट निकालने के लिए उन्होंने तुरंत ये खबर करवा दी है, मीडिया में खबर आ चुकी है कि अयोध्या के तुरंत बाद सीए लागू करने की तैयारी चल रही है। यानी कि किससे ज़्यादा बड़ा फायदा होगा नरेंद्र मोदी के 2024 के चुनाव को, इसकी तैयारी चल रही है। जो ज़्यादा फायदा देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो खुद की दावेदारी को बड़ा मजबूत तरीके से सामने रखेगा। इस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ खुद को पीछे नहीं रख सकते हैं और आगे रखना चाहते हैं, तो उन्होंने अयोध्या के पूरे शो को टेक ओवर करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम को आगे रखकर चल रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का नाम। बाकी उनको किसी से और कोई मतलब नहीं, और दूसरे के लिए वो जगह छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं कि अमित शाह उनके नाम की कटाई में लगे हैं, और अमित शाह ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके नाम की कटाई में लगे हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हैं जो कि आमने सामने अब ज़्यादा नहीं आना चाहते हैं। अगर आना भी पड़े तो बड़ी खामोशी से राजनीतिक कटाक्ष हों, या फिर ये कहें राजनीति की जो तमाम द्वंद्व हैं उन्हीं की फॉर्मेलिटीज़ के लिए सामने रहते हैं। कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त हेड टू हेड ले रखा है अमित शाह से, और अमित शाह ये जानते हैं कि अगर किसी ने उनसे पंगा लिया है तो उसे कैसे निपटाना है। लेकिन क्या वाकई में ये किसी है? ये योगी आदित्यनाथ हैं, जिसे निपटाने की भरपूर कोशिशें पहले भी की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। लेकिन इन दोनों के द्वंद्व की वजह से बीजेपी के अंदर की एक ऐसी स्थिति ज़रूर बन रही है जो कि 2024 के चुनाव में भारी पड़ सकती है। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी इस स्थिति में हैं कि दोनों के बीच के द्वंद्व की वजह से कोई नुकसान उठाएं, या फिर इन दोनों के द्वंद्व को ऐसा बदल दें कि दोनों ही फ़ायदा देने की कोशिश करें, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। जैसे अयोध्या की तरफ योगी आदित्यनाथ और सीए की तरफ अमित शाह, इस वक्त दोनों अपने बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन ये कहानी कब नुकसान में पलटेगी, कब रुख बदल देगी, इस बारे में भी कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी से और पूछते हैं कि अमित शाह का पलड़ा योगी आदित्यनाथ से भारी है या फिर हल्का है। देखिए, सीएए अमित शाह के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जैसे ही मोदी सरकार 2019 में सत्ता में आई थी तो सीएए लेकर आए थे अमित शाह, और उन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा था कि ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले
सीएए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, लेकिन हुआ ये कि जब ये विधेयक पारित हुआ 2000 ये शायद 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था और 10 को राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल गई थी। लेकिन उसके बाद सबको पता है कि किस तरह से इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, इसको एनआरसी से जोड़कर देखा गया, राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ कई सारे प्रस्ताव पारित करके भेजे। कई राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन हुए। शाहीन बाग में तो जो मोस्ट इनफेमस आंदोलन है शाहीन बाग का 100 दिन का आंदोलन चला और फिर सरकार ने इस पर कदम पीछे रखे। लेकिन अब जब हम 2024 के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में सीएए लाने का ठोस संकेत दे रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि बहुत जल्दी ही और लोकसभा के चुनाव के काफी पहले ही सीएए के सारे नियम कायदे हम लोग बना देंगे। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव है। इसको मैं अमित शाह और योगी के बीच का मूव कैसे देखूं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन है। उससे ठीक पहले गृह मंत्रालय की ये घोषणा कि हम लोग सीएए लागू करेंगे। तो इसके दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आपसी जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है नेताओं की वो सामने आ सकती है, क्योंकि अमित शाह को कठोर फैसले लेने के लिए जाना जाता है। उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, उसके बाद 3 बड़े कानून जो आपराधिक दंड विधान के हैं उनको बदला, उसके बाद उन्होंने सीएए लाने के बारे में कुछ जो संकेत दिए हैं, जाहिर तौर पर अपने आप को लाइमलाइट में रखने, सुर्खियों में रखने और सरकार के डिसाइसिव होने के सूचक के रूप में है। लेकिन ऐसे समय में जबकि सब कुछ अच्छा-अच्छा माहौल है और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उस दौरान अगर सीएए की चर्चा हुई है तो बहुत सारे सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा इतना काफ़ी नहीं था कि वो 2024 की नैया पार लगा दे? या फिर अ, फिर से पोलराइज़ेशन का एक कुछ और इश्यू चाहिए था? या फिर अमित शाह और योगी के बीच की कोई कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, नंबर 2 की राजनीति है? पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी खाली नहीं है। उसके लिए पोजीशनिंग बहुत हो रही है। उसके लिए आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में जो पोस्टर लगते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, पहले उनमें योगी का चित्र बहुत पोस्टल स्टाम्प के जितना होता था, लेकिन अब वो बढ़ते-बढ़ते नरेंद्र मोदी के और योगी के दोनों के कद लगभग बराबर उन पोस्टर्स में दिखने लगे हैं। और राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद जाहिर तौर पर वो बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अगर 80 सीटों में से 70 से 75 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं, तो उनका दावा बेशक केंद्रीय राजनीति में मजबूत होगा। ऐसे में तो जाहिर तौर पर अमित शाह को जो पहले से गृह मंत्री हैं, तो उनका वो पहले से ही अपने नंबर 2 या नंबर 3 की पोस्ट पर यहाँ पर विराजमान हैं। अ, ये प्रधानमंत्री पद की कितनी बड़ी कवायद है, ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन कोई आदमी यहाँ पर चाहे गेरुआ वस्त्र में हो या नॉन गेरुआ वस्त्र में हो, संन्यास के लिए तो नहीं आया है। अगर सियासत के लिए आया है तो बड़ा पद, बड़ी महत्वाकांक्षा उसके दिल में होगी। दोनों की वाजिब आकांक्षाएँ हैं और मोदी के बाद कौन का जो एक खाली गैप है, उसको भरने का मुझे लगता है एक प्रयास है और मैं तो इसको एक सकारात्मक कॉम्पिटिशन के रूप में देखता हूँ। कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों की जो ये लड़ाई है, जो काफ़ी टाइम से चल रही है, दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो ये दूरी है, इसके कई बार अलग-अलग तरीके से रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। जैसा कि 2022 के चुनाव की अगर आप बात करते हैं, तो अमित शाह ने बहुत ही लास्ट मोमेंट पर अपनी एंट्री की थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और जब उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था, तो उन्होंने बता दिया था कि जब मैं ज़मीन पर उतरता हूँ तो उसका असर दिखता है। इस तरह से कई जगह पर अमित शाह का भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, जिसमें कुछ कहना गलत नहीं होगा कि एक राज्य के अंदर अगर मुख्यमंत्री के होते हुए अगर उसी के ही पार्टी के नेता का विरोध होता है, तो वो किसकी शय पर होगा,
ये इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी इस बात को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के ये ज़रूर है कि ऊपर से तो बहुत कुछ एक जैसा दिख रहा है कि एकजुटता के साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खाने कई हिस्से बन चुके हैं और ये हिस्से अपना अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पार्टी में सिर्फ एक बात खास ये है कि अंदर कितनी लड़ाई हो, ऊपर सतह पर आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, जो कि विपक्ष में अक्सर तुरंत सामने दिख जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इनकी लड़ाई जब तक सामने आएगी तब तक चुनाव के परिणाम भी सामने आ चुके होंगे। तो जो बात मैं अभी बता रही हूँ आपको कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई शुरू हो गई है, तो यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट बनने की तरह से ये लड़ाई चल रही है, ना कि खेल बिगाड़ने की लड़ाई चल रही है। इसे भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की लड़ाई की वजह से दिल्ली और लखनऊ की दूरियां भी बढ़ी हुई हैं और इसका क्या असर दिल्ली में बैठे साहब पर होगा, ये सोचने की बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।